Hello students, today in accounts we'll start the new chapter accounting standards, concepts and its objective. Okay, what do you mean by accounting standards? अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशंस हैं. एक ऑफिशियल लैंग्वेज में बोले तो देयर आर सम कोड ऑफ कंडक्ट. Okay, there is a one particular code of conduct which we have to follow as in rules and regulation. This is all about accounting standard. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, हम इसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कह सकते हैं और हम इसे गैप कहते हैं. गैप इज बेसिकली जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. दिस इज अ फुल फॉर्म ऑफ गैप. तो these are all the names which is actually related to the rules and regulations of accounting only. अगर आपको अकाउंटिंग करनी है तो इनके जो रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे. देखो ये जो रूल्स होते हैं आपके, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, आपके सब जगह सेम होते हैं. ओके, एंड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलायबिलिटी. इनकी वजह से अगर आप इनको फॉलो करते हैं, इन रूल्स और रेगुलेशंस को, इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, तो आपके अकाउंटिंग स्टेटमेंट में रिलायबिलिटी आती है, रेलेवेंस आता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी आती है एंड कंपेरेबिलिटी आती है. मतलब आप आराम से कोई भी इस पर विश्वास कर सकता है, इसको समझ सकता है, इसको कंपेयर कर सकता है किसी दूसरी कंपनी के साथ, या आपकी ही कंपनी के अकाउंटिंग स्टेटमेंट को पिछले साल की स्टेटमेंट के साथ. सो कंपेयर करना इजी हो जाता है. ओके, अब यहाँ पर हम अकाउंटिंग, जो कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो बेसिकली होते हैं कुछ रिटन स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि टाइम टू टाइम आपके जो प्रोफेशनल्स हैं, जो अकाउंटेंसी में बहुत ही प्रोफेशनली दे आर क्वालिफाइड, तो वो इंस्टीट्यूशन एंड वो लोग मिलकर कुछ रूल्स सेट करते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस जो है वो ड्रॉ करते हैं. ओके, और उन प्रैक्टिसेस को सब लोगों को फॉलो करना पड़ता है. So these are all the written statement issued from institution of accounting professionals time to time by specifying uniform rules or practices for drawing the financial statements. अब देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है यूनिफॉर्मिटी. ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज यूनिफॉर्मिटी. यानी कि अब अकाउंट की अगर हम बात करें तो जब भी हम अकाउंट की बात करते हैं तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए अगर हम कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाएंगे तो क्या होगा आपका, कि हर कोई इंसान अपने हिसाब से उसको रिकॉर्ड करेगा. लेकिन अगर आपको यूनिफॉर्मिटी लानी है तो एक जैसे रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे. इसको आप अपने स्कूल के एग्जाम्पल से भी ले सकते हैं. जैसे कि इफ यू हैव टू कम टू द स्कूल, हम बोले आप अपनी मर्जी से आइए तो अपनी मर्जी से आएंगे. कितने बजे, कोई 8 बजे आ रहा है, कोई 9 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है. बट अगर हम बोले कि यू हैव टू बी यूनिफॉर्म, you know the timing should be uniform, so that means you all have to come on 8 o'clock. You all have to come at 8 o'clock or 7:30 o'clock in the morning. So इससे क्या होगा, सब लोगों को पता है ये टाइमिंग से सब इसी के आसपास आएंगे तो चीजें बिल्कुल बैलेंस रहेगी. वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम एक तरीका डिफाइन कर देते हैं जो सबके लिए सेम होता है और सारे लोग वही पॉलिसीज, वही प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं जो कि आपके रिटन फॉर्म में होते हैं. सेकेंड इज टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी. ओके, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई विश्वास करे तो रिलायबिलिटी अगर नहीं होगी तो कोई विश्वास नहीं करेगा. और वो विश्वास कैसे कर सकता है कोई भी, अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है. इफ यू आर फॉलोइंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट मीन्स इट इज रिलायबल. ठीक है, अब कोई भी जो इंसान है जो भी इसको इस्तेमाल करता है वो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ आपने सही इंफॉर्मेशन रख रखी है यहाँ पर सामने. नहीं तो कोई भी आपके अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर सकता है अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो ना करें. आप चाहें तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना फॉलो करके अपना प्रॉफिट बढ़ा के दिखा सकते हैं या अपना प्रॉफिट घटा के दिखा सकते हैं. लेकिन अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए तो आप ना तो अपना प्रॉफिट घटा सकते हैं ना ही आप बढ़ा सकते हैं. एक एग्जैक्ट फॉर्म है उसकी जहाँ पर अगर उसको फॉलो करेंगे तो सारे के सब लोगों का प्रॉफिट इसी तरीके से निकलेगा. और यही एक डिफाइंड और डेफिनेट वे है उसको फॉलो करने का. थर्ड इज टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन. एज आई टोल्ड यू, अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कोई फ्रॉड ना हो, कोई मैनिपुलेशन ना हो, तो उससे अगर आपको बचना है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन से बचाता है.
कोई भी आपके प्रॉफिट को घटा या बढ़ा के नहीं बता सकता, वो एग्जैक्ट बताएगा अगर उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है। देयर कम्स योर फोर्थ पॉइंट, द सेल्स के जो ऑडिटर्स आते हैं उनकी हेल्प करने में ये मदद उनकी हेल्प करता है। ऑडिटर्स कौन होते हैं? जो आपके अकाउंट्स आके चेक करते हैं और पता लगाते हैं कि आपने सही प्रॉफिट दिया है, नहीं नहीं दिखाया है। तो जब भी वो आपकी बुक्स को चेक करते हैं तो वो ऑडिटर्स के लिए बिल्कुल हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया तो सब अपने तरीके से रिकॉर्ड रखेंगे। ऑडिटर कोई आएगा तो सबसे पहले वो आपका तरीका समझेगा, फिर उसको वो चेक करेगा। लेकिन अगर उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने फॉलो किया तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूल्स एंड रेगुलेशन आपको भी पता है, ऑडिटर को भी पता है, एवरीबडी नो, सबने यही फॉलो किया। तो ऑडिटर के लिए इजी हो जाता है, ही डजंट नीड टू लर्न अ न्यू पैटर्न, ही नोज ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। नाउ द नेचर ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स इट विल टॉक अबाउट। तो इसका नेचर ये होता है कि अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हो तो उसका उसका नेचर सिर्फ यही है कि आपको ट्रांजेक्शन्स को कैसे डील करना है, हाउ यू नीड टू डील द ट्रांजेक्शन। ठीक है, कि जो भी ट्रांजेक्शन है, जो भी खर्चे हो रहे हैं, जो पैसा मिल रहा है, वो किस तरीके से आप डील करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सेकेंड पॉइंट इज रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। क्या हो जाता है कि अकाउंटिंग की जो प्रैक्टिसेस है कई बार उनमें डेविएशंस आ जाती हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं, देयर इज अ डाइवर्सिटी, हर कोई अपना अलग अलग हिसाब से रिकॉर्ड रखने लग जाता है। तो उस अलग अलग हिसाब से रिकॉर्ड रखने को अगर आपको रिमूव करना है इस प्रैक्टिस को, तो आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट फॉलो करने पड़ेगा। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट आपका नेचर ये आपको डिस्क्राइब करता है कि सबके अकाउंट सेम होंगे, सबके अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो एक ही तरीके से अपनाई गई है, सबने एक ही मेथड यूज किया। थर्ड इज प्रिस्क्राइब प्रिफर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। एक एक आपको पहले से ही एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दे देते हैं कि ये आप फॉलो कर लो, हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको कोई लेट्स से आपको कोई बीमारी हुई है, उसकी एक ट्रीटमेंट है, उसकी ट्रीटमेंट पहले से डेफिनेट है। तो जैसे आपको पोलियो हो गया, उसकी ट्रीटमेंट है पहले से कि आपको पोलियो हो गया तो ये मेडिसिन हैं, ये आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, इसकी ये सारे फूड आइटम्स आप नहीं खाएंगे। तो दिस आर लाइक प्रिफर्ड ट्रीटमेंट, पहले से ही पता है आपको। वैसे अकाउंटिंग की भी जो ट्रीटमेंट है वो पहले से ही डिफाइन है कि भाई ये स्टेप्स हैं कि आपको फॉलो करने हैं और ये ही आपको फॉलो करने हैं, राइट। सो देयर इज अ प्रिस्क्राइब प्रिफर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। फोर्थ इज इंफॉर्मेशन टू यूजर। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का इस्तेमाल करके जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सामने आती है, वो इन्फॉर्मेशन जो होती है यूजर्स के लिए बहुत मददगार साबित होती है। जितने भी यूजर्स जो जानना चाहते हैं वो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के जरिए चीज़ों को समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि कंपनी किस पोजीशन में है। प्रोवाइड रियलिस्टिक गाइडलाइंस, ये एक तरीके से अकाउंटिंग कंसेप्ट जो होता है गाइडलाइंस दे देती है। गाइडलाइंस आर बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, वो गाइडलाइंस दे दी कि ये चीज़ें आपको करनी है, इन चीज़ों को फॉलो करना है, तो वो गाइडलाइंस फॉलो करिए, देन यू विल बी एबल टू find out the correct profit and loss of the organization. अब बेनिफिट क्या है इसके? बेनिफिट ये है कि अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया है तो आपके अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन पे लोग विश्वास करेंगे और उसको सही मानेंगे। कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी मेथड है वो कंसिस्टेंट रहे, लगातार रहे, और आप एक को दूसरे साल की स्टेटमेंट के साथ अगर कंपेयर करना चाहते हो तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं। आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को किसी दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कि यू हैव अप्लाइड ऑल द रूल्स ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। कई बार बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं आपके बिजनेस के अंदर, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, वो प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों की अंडरस्टैंडिंग को लेकर। कोई बोल रहा है कुछ, कोई बोल रहा है कुछ, कोई बोल रहा है कि मैं ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं करूंगा, तो दूसरा पर्सन बोल रहा है मैं ये चीज़ रिकॉर्ड करूंगा। तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है हटाने का सबसे अच्छा तरीका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमेशा से इस तरीके की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देता है। क्यों रिजॉल्व कर देता है? क्योंकि उसने पहले से ही रूल्स डिफाइन कर रखे कि दीज आर द रूल्स, इसको आप फॉलो करिए। फोर्थ इज रिड्यूस मैनिपुलेशन। अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस के अंदर मैनिपुलेशंस होंगी, तो वो मैनिपुलेशंस को कम करता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर आप फॉलो कर रहे हो तो मैनिपुलेशन के चांसेस ही नहीं रहते। अगेन इट इज हेल्पफुल टू द ऑडिटर्स एज आई हैव टोल्ड यू, बट देयर आर सम लिमिटेशन आल्सो अबाउट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ लिमिटेशंस है। फर्स्ट इज रिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव। अगर आप चाहते हैं कोई इनिशिएटिव लेना, कि आप सोचते हैं कि अगर मैं खर्चे को इस तरीके से रिकॉर्ड करूंगी तो सही रहेगा, तो वो इनिशिएटिव आप नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने पहले ही बता दिया कि ये चीज़ को आपको फॉलो करना है ना। जैसे कि
हमने टाइमिंग का बोला था आपको कि अगर आपका 8 बजे का टाइम है तो 8 बजे आए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एज अ स्टूडेंट इनिशिएटिव लेना चाहते हैं और आप स्कूल के मैनेजमेंट के पास आके बोलेंगे नहीं 8 o'clock इज नॉट गुड, 7:45 का टाइम रखना चाहिए, सही रहेगा, तो आपका इनिशिएटिव नहीं चलेगा, बिकॉज एक बच्चे की वजह से हम सबका टाइम नहीं चेंज करेंगे, है ना। सो इट विल बी लाइक द 8 o'clock विल बी फिक्स्ड। वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ रूल्स है जो आप चेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट टेक एन इनिशिएटिव, यू हैव टू फॉलो वट एवर रिटन इन द स्टेटमेंट। Rigid in nature. Again, it is rigid in nature. It is not flexible. You cannot change it. Third is based on historical cost. अब now class accounting standard की जब हम बात करते हैं, which is applicable in India, इट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। यानी अगर आपने कोई एसेट खरीदा है मार्केट से 1 लाख रुपए में, तो आप उसको, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है 1 लाख, क्योंकि आपने एक में खरीदा है, तो आपको 1 लाख में ही दिखाना है। लेकिन अगर उसकी मार्केट में वैल्यू 1.5 लाख हो जाए या 90,000 हो जाए, 80,000 हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ना आप 80 दिखा सकते, 90 दिखा सकते, ना ही 1.5 लाख दिखा सकते, आप उसे 1 लाख ही दिखाएंगे क्योंकि आपने 1 लाख में खरीदा था। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेज दैट यू हैव टू रिकॉर्ड द एसेट्स ऑफ द कंपनी ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। ऑब्स्ट्रक्ट द जजमेंट ऑफ ऑडिटर्स। अगर ऑडिटर्स आके कोई जजमेंट करता है और अपना कोई इनिशिएटिव लेता है कि आप अकाउंट्स को इस तरीके से रखो, वो इस तरीके की जजमेंट नहीं दे सकता। तो क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ऑलरेडी जो चीजें स्पेसिफाई है आप वही फॉलो करेंगे। यू विल नॉट फॉलो द जजमेंट ऑफ द ऑडिटर्स। Now comes the next term, which is IFRS. IFRS full form is International Financial Reporting Standards. ये एक ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो कि अगेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही हैं, लेकिन दिस इज नॉट इंडियन, दिस इज इंटरनेशनल। अभी तक हम इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में बात कर रहे थे। दीज ऑल आर रिलेटेड टू इंटरनेशनल। अगर आपको बिजनेस अपना इंटरनेशनल लेके जाना है, तब आपको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये एक ऐसे रूल्स हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में सबके लिए एप्लीकेबल है, और इसके अलग अलग जो यूजर्स हैं वो अलग अलग कंट्रीज में होते हैं। नीड फॉर IFRS। क्यों जरूरत है हमें IFRS की? IFRS की जरूरत इसलिए है क्योंकि हर कंट्री का तरीका अलग होता है, हर कंट्री की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। तो IFRS जो है वो सब कंट्री अगर एक साथ जुड़ती है और बिजनेस कर रही है, तो हर कंट्री बोलेगी कि मेरे रूल को फॉलो करो, दूसरी कंट्री बोलेगी मेरे रूल को फॉलो करो। बट अगर आपको इंटरनेशनली जाना है तो यू हैव टू go through the rules and regulation of IFRS only, IFRS only। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिजनेस की केस में इसकी जरूरत पड़ती है। इसका बेनिफिट सिर्फ इतना ही है कि दो कंट्रीज के बीच में बिजनेस करते वक्त कोई डिस्प्यूट्स नहीं होते, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते। अब IFRS बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है आपकी, उसमें ये सारी चीज़ें फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में ये एलिमेंट्स आने चाहिए: एसेट्स, लायबिलिटी एंड योर इक्विटी। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट में आपके रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस स्पेसिफाई होने चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, अगर आपने इक्विटी में कोई चेंजेस किए हैं वो आप दिखाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो दिखाएंगे। नोट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये सारी चीज़ें आप बताएंगे, आपकी क्या क्या पॉलिसीज यूज हो रही है, उस पर क्या नोट्स आप अलग से बताएंगे। ओके। अब अगर हम बात करें IAS विच इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS विच इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, अब इन दोनों में अगर हम डिफरेंस हो, तो इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है आपका कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन इंटरनेशनल ये जो IFRS है ये एसेट्स की मार्केट वैल्यू पे डिपेंड करता है। ओके, फेयर वैल्यू जिसे बोलते हैं, यानी मार्केट में मान लो अगर आपने 1 लाख का एसेट भी खरीदा ना, मार्केट में अगर उसकी वैल्यू 1.5 लाख रुपए, तो आप 1.5 लाख की रिकॉर्ड करोगे। अगर आपने 1 लाख में खरीदा और मार्केट में उसकी वैल्यू 80,000 है, तो आप 80,000 ही करोगे। तो IFRS आपको ऑलवेज बोलता है कि यू हैव टू रिकॉर्ड ऑल द एसेट्स ऑन फेयर वैल्यू, नॉट ऑन द हिस्टोरिकल कॉस्ट। So with this we come to an end of this chapter.